तो कहानी शुरू होने से पहले हीरोज और गॉब्लिन्स की फाइट शुरू हो जाती है। एक लड़का अपने पूरे जोश के साथ गॉब्लिन्स पर भारी पड़ रहा होता है। उनकी हरकतें देखकर लग रहा था कि वो सभी काफी इमेच्योर्स हैं, क्योंकि जोश के होने के साथ उनमें स्किल्स की काफी कमी थी। एक लड़का अपने भारी तलवार से गॉब्लिन पर अटैक करता है, पर उसकी तलवार पेड़ में ही फंस गई और उसी वक्त एक गॉब्लिन ने बेचारी एक अबला लड़की को देखा तो बिना सोचे सीधे उसकी ओर दौड़ पड़ता है। इस लड़की ने डरी हुई हालत में बचने के लिए शील्ड रेडी की, जिसे गॉब्लिन्स ने पापड़ की तरह तोड़ डाला। वो तो अच्छा हो गया उसका दोस्त टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। उसने चिल्लाकर सबसे कहा, एक लड़ाई मौत के साथ खत्म होती है, इसलिए अगर डर के साथ लड़ोगे तो इन घिनौने दरिंदों से कभी नहीं जीत पाओगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मेन कैरेक्टर हारू को नींद से जागते हुए देखते हैं। उसके दोस्त ने कहा, लगता है तुम्हारी नींद अभी पूरी नहीं हुई है, अपनी शक्ल देखो जरा। इसी बीच हना तो उनके नाश्ते के लिए बुलाने आ जाता है। तो आज नाश्ते की ड्यूटी हारू की थी, पर उसे थका हुआ देखकर हनाटो को तरस आ गया। वहीं बाकी सब खाने के पकने का इंतजार कर रहे थे। हनातो ने ताजी सब्जियां लाकर शिनोबू को दी। अभी तक वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाए हैं, क्योंकि पैसे कमाने के लिए आपको मॉन्स्टर्स को हराना पड़ता है। उनकी टीम का हीलर हनातो हारीहारो और रांता का हाल पूछता है और बताता है, हमें फिर से जंगल में शिकार पर जाना होगा। मैं जानता हूँ कल दो सिर्फ गॉब्लिन ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था, पर अब कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, यही तो गेम है। उसने कहा, जब मैं ग्रिमर पहली बार आया था तो मुझे 1% भी आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ से आया हूँ, और मेरी लास्ट मेमोरी भी बस कुछ ही दिन पुरानी थी। जिसके बाद हम हारू को तब देखते हैं जब वो इस दुनिया के लिए बिल्कुल अनजान था। उसने पूछा, क्या यहाँ पर कोई है? और जवाब मिलने पर वो बाहर खड़े उसी के जैसे कुछ लोगों से मिलता है। कई सारे नए चेहरे सिर्फ यही सोच रहे थे कि उन्हें यहाँ पर किस मकसद से लाया गया होगा। एक लड़की बोली, क्या कोई जानता है हम कहाँ पर हैं? ये बताने के लिए मैं स्वागत करता हूँ इन गार्ड्स का। कुछ देर बाद ग्रीमर्स का चीफ और होस्ट ब्रिटनी उनका स्वागत करता है। उसने कहा, तुम मुझे चीफ बुला सकते हो। तभी वहाँ खड़ा एक अल्फा मेल रेंजी बोल पड़ा, वो सब छोड़, पहले ये बता मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। पर शायद ब्रिटनी को उसका ये बर्ताव पसंद नहीं आया। उसने रेंजी के गले पर अपना खंजर रख दिया। सही टाइम आने पर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। जिसके बाद वो हर इंसान के लिए 10 सिल्वर कॉइन्स देता है। साथ ही उन्हें ट्रेनी होने का ऑफिशियल बैच भी खरीदना होगा, जिसकी कीमत उसने 20 कॉइन्स बताई। रेंजी बोला, जल्दी बता वरना मेरा खून खोलने लगेगा। मेरे प्यारे रेंजी, तुम दुश्मनों को सबूत कलेक्ट करके उन्हें खत्म करोगे। एक मॉन्स्टर को मारने पर उससे जो खजाना मिलता है उसे बेचो और पैसे कमाओ। ग्रिमर में जीने के लिए तुम्हें लड़ना होगा, और अगर तुम मारे गए तो तुम मरोगे ही, लेकिन अगर तुमने हार मान ली तो तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए गिव अप करने का तो ख्याल भी मन से निकाल देना। फिर हम वापस से करंट सीन पर आते हैं। बॉर्डरलैंड ब्रिगेड्स मिशन से उन्हें मिटाने और कंट्रोल के लिए है। अब ऑर्टाना की आर्मी के पास वैसे भी मॉन्स्टर से लड़ने का दम नहीं बचा था, इसलिए उन्हें वॉलंटियर सोल्जर्स को यहाँ पे लाना पड़ा। रेंजी और उसके साथियों को तो बैजेस मिल चुके थे, पर रेंटा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मीट खरीद कर खा सके। लगता है वो भूख से पागल हो चुका है। उसने कहा, बचपन में मैं अपनी स्ट्रेंथ के लिए बहुत फेमस था। हारू याद करता है कि कैसे रेंजी ने अपने साथ सभी स्ट्रॉन्ग वॉलंटियर्स को जोड़ा था, और यही वजह है कि बाकी कमजोर के लोगों को एक साथ सभी सुविधाएं से वंचित रहना पड़ा। रजिस्ट्रेशन के बाद उन सभी के पास सिर्फ 2-2 सिक्के बचे थे, जिससे अब हनाटो की टीम 2 हफ्ते तक सरवाइव कर सकती थी। उस शाम हारू एक लड़की से मिलने जाता है, जो देखकर उस पर सीधा हमला कर देती है। उसने कहा, तुम जैसे मामूली वॉलंटियर के अंदर घुसने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे लीडर हनाटो के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। पता नहीं उन्हें क्यों लगा कि मुझे थीफ गिल्ड ज्वाइन करना चाहिए। उसने कहा, ओह ऐसा है क्या? फिर तो अगर तुम चाहो तो मैं किसी और को तुम्हें ट्रेन करने का काम दे सकती हूँ, पर याद रखना मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हूँ, और जब तुम एक चोर बन जाओगे तो मैं तुम्हें एक प्यारा सा निकनेम दूंगी। वैसे मेरा नाम बारबरा है। कुछ दिन पूरे होने के बाद उसने मुझे एक नाम दिया, ओल्ड कैट। अब मैं क्या करूँ, तुम हमेशा आलस भरे दिखते हो। हारू की तरह मोगुजो एक वॉरियर और रेंटा एक डार्क नाइट बनने में कामयाब रहा। यूमे एक हंटर, शिहोरू एक मेज और हनाटो एक प्रीस्ट बन चुके हैं। खाना खाते वक्त यूमी हमेशा जल्दबाजी करती है। रेंटा बोला, तुम्हें कहीं से देखकर लगता नहीं तुम तीरंदाजी कर भी पाओगी। न जाने किसने तुम्हें हंटर घोषित कर दिया, और ना ही तुम शिनोबू की तरह दिखने में अच्छी हो। लेकिन शिनोबू को लगता है कि वो एक मोटी लड़की है। हारू के टोकने पर रेंटा बोलता है, तुम तो चुप ही रहो, मैंने देखा तो तुम भी चुपके से शिहोरू को ताड़ रहे थे। इतने में शिहोरू रोने लगी। अब इसमें रोने वाली क्या बात है? तभी यूमे रेंटा पर निशाना बनाते हुए कहती है, मेरी प्यारी दोस्त काफी खूबसूरत है। अगला शब्द बोलने से पहले जरा सोच लेना। हनातो ने उनकी मस्ती को रोकते हुए आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद यूमे की नजर 4 गॉब्लिन्स पर पड़ती है, लेकिन वो उनसे ज्यादा उनके खाने को देख रही थी। आज उनकी टीम ने कुछ नहीं कमाया, लगता है आज सबको भूखा ही सोना पड़ेगा। लेकिन कल एक नया दिन एक नया मौका लेकर आएगा। जब सब रात को सो रहे होते हैं तब हारू ठंड से उठ जाता है। मनाटो ने उसे देख लिया। वो उसे बताता है, यहाँ पास में ही एक शेली ट्रैवन नाम की जगह है, वहाँ मैं कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने गया था। हनाटो को यूं अपनी नींद खराब करते देख हारू ने कहा, मुझे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि तुम हमारे लिए अपनी नींद खराब कर रहे हो।
हनाटो ने पास के एक इलाके के बारे में बताया जहाँ पर उन्हें मॉन्स्टर्स मिल सकते हैं और पूछा, वैसे तुम्हारी थीफ गिल्ड की टीचर कैसी थी? हारुहिरो ने कहा, बिल्कुल पागल, वो सुंदर तो है पर डरावनी बहुत है। हनाटो के मास्टर ने भी उसे खूब डांटा था। हाँ, वैसे उसे किसी की डांट सुनना पसंद नहीं। ये लोग नहीं जानते थे कि ये क्या जगह है, पर एक बात पक्की थी कि ये इस लाल मून की तरह काफी वियर्ड थी। सुबह यूमे और हारुहिरो एक गॉब्लिन के बारे में अपनी टीम को बताते हैं। बेहतर होगा अगर वो सब ये उस पर मिलकर अटैक करे। हारुहिरो जैसे ही आगे बढ़ता है उन्हें किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे उस गॉब्लिन ने भी सुन लिया और वो चौकन्ना हो गया। चिल्लाने वाला बेवकूफ रेंटा था। हनाटो के ऑर्डर्स पर उन्होंने गॉब्लिन को हर तरफ से घेर लिया। तभी वो डरावनी चीखें लगाने लगता है, पर यह टाइम उसे जान से मारने का था। हमले के बीच हारुहिरो को शोल्डर जख्मी हो जाता है। रेंटा और मोगुजो ने मिलकर उस गॉब्लिन को मार डाला। रेंटा मोगुजो पर चिल्लाने लगा, मैं ऐसे अकेले मारना चाहता था, तुमने आकर सारा मजा किरकिरा कर दिया। पर वो गॉब्लिन अभी मरा नहीं था। उसने जब जागने की कोशिश करी तो रेंटा उसे खत्म करने में अपनी पूरी जान झोंक देता है। रेंटा अपनी टूटी हुई तलवार लेकर तेजी से हाँफ रहा होता है। इसमें उसकी उंगलियां भी बुरी तरह जख्मी हो गई थी। फिर कुछ देर बाद हम मार्केट में एक झलक देखते हैं। तपती धूप में सभी काफी थके हुए थे। हनाटो के कहने पर सभी अपने अपने गिल्ड पर चले जाते हैं, पर हारुहिरो ने रेंटा को चुपचाप बैठे हुए देखा। मार्केट से गुजरते हुए हारुहिरो को कई चीजें ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ता है। रेंटा ने काफी दिनों बाद आज मीट खाया है। कम से कम उन सब के पास अब कुछ पैसे तो आए। मोगुजो अपनी तलवार को रिपेयर करने में लगा है। एक अच्छे दिन के बाद हारुहिरो गार्डन में ही सो गया। शाम के वक्त यूने ने शिहुरो को एक लड़के के साथ देखा जो था हनाटो। रेंटा जब अपने पेट के साथ खेल रहा होता है तब हारुहिरो उसके करीब आकर कहता है, तुम आज इतने शांत क्यों? कोई तो सुबह मॉन्स्टर्स को भूनकर खाने की बात कर रहा था। तुमने आज वैसे मेरी जान बचाने के साथ मिशन को भी सक्सेसफुल कर दिया। रेंटा ने कहा, हाँ, ये चमत्कार मुझसे कैसे हुआ ये जानकर मैं खुद हैरान हूँ। लगता है तुम सबका साथ होने के कारण ही मैं ये कर पाया। तभी हनाटो और शिहुरो भी वहां आ गए। यूमे पीछे से आकर रेंटा को डरा देती है, पता है तुमने भी आज इसी तरह हमारी हालत खराब कर दी थी। जिसके बाद वो सब खूबसूरत सनसेट में खो जाते हैं। रात को सोते वक्त हारुहिरो को लगा कि उसे हनाटो से कुछ जरूरी बात करनी है। आज की हुई घटना से हारुहिरो के मन में काफी फ्यूचर का डर बैठ गया था। हनातो ने कहा, आज का दिन अच्छा था और आने वाला कल और भी बेहतर होगा, तो चिंता मत करो। लेकिन रेंटा भी सोया नहीं था। उसने कहा, ये सब बातें तो होती रहेंगी, क्यों ना इस टाइम जाकर हम एक बात ले। मुझे यकीन है कि अभी वहाँ पर लड़कियां भी होंगी। शेमलेस कहीं का, क्या तुम अपने उसूल भूल रहे हो? रेंटा जैसे ही अंदर जाता है लड़कियां उसे उठाकर बाहर फेंक देती हैं। आखिर इस वक्त इसकी यहाँ घुसने की हिम्मत कैसे हुई? जिसके बाद मोगुजो को खाना बनाते देख हारुहिरो इससे कहता है, तुम्हें खाना खाने का शौक है या पकाने का? हर टाइम मैं तुम्हें किचन में ही देखता हूँ। उसने कहा, कुकिंग करना मुझे पसंद है और उम्मीद है वो खाना तुम सबको काफी पसंद आता है। फिर हारुहिरो सबको नींद से जगाने चला जाता है और रेंटा की भद्दी हरकत की माफी सभी बेचारे लड़कों को मांगनी पड़ी। लेकिन रेंटा अपनी गलती पर पर्दा डालते हुए बोला, जब मैंने कुछ देखा ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू? पर यूमी ने उसकी बात पकड़ ली। वो उसे और नहीं झेल सकती, इसलिए जोरदार तमाचा उसके मुंह पर डिलीवर कर देती है। थोड़ी देर बाद जंगल में हारुहिरो की नजर अचानक से एक फ्रॉक पर पड़ी। उसने और यूमे ने वहां पर कुछ गॉब्लिन्स के फुटस्टेप्स भी देखे, जिनका पीछा करते वक्त यूमे ने कहा, तुम्हें उस बदतमीज रेंटा के साथ नहीं रहना चाहिए। तुम एक अच्छे लड़के हो। अब मेरी इतनी तारीफ भी मत करो। वैसे कल मुझे उसे रोकना चाहिए था, पर मैं खुद तुम्हें देखने चला आया था। काफी कोशिश करने के बाद और कई दिनों की मशक्कत करने के बाद अभी तक उनका ग्रुप कुछ नहीं कर पाया है। उन्हें कपड़ों और खाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। बेचारे हारुहिरो तो एक जोड़ी कपड़े से काम चला रहा है, जिन्हें वो रात को धोकर बिना कपड़ों के सोता है। उसने खुद से प्रॉमिस किया, मैं कल गॉब्लिन को हराकर नई जोड़ी कपड़े लूंगा। तभी वहाँ शिहुरो आ जाती है। उसे देखकर हारुहिरो शर्मा गया और छुपकर बाहर खड़ा हो गया, जहाँ यूमे भी उसी ओर आ रही थी। वहां से जाते हुए हारुहिरो को रेंटा ने देख लिया और कहा, एक मिनट, तुम यहाँ इस वक्त कैसे? मुझे देखने दो। हारुहिरो ने रेंटा को कपड़े धोने का सजेशन दिया था, पर वो उसे लड़कियों के पास जाने से रोकने की कोशिश करता है। अगले दिन उन्होंने प्लान किया कि अब उन एरियाज में रेड करना होगा जहां गॉब्लिन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, जैसे कि ओल्ड सिटी एरिया। जंगल के मुकाबले यहाँ उनका सामना करना मुश्किल है, इसलिए सब कुछ प्लान करके करना होगा। जैसे ही रेंटा और हारुहिरो उसे जगाते हैं, मोगुजो आकर उस पर अटैक करता है। वैसे सोते हुए गॉब्लिन को मारना ज्यादा आसान था, इससे उन्हें कुछ पैसे तो मिले। हनातो ने कहा, सेलिब्रेट बाद में कर लेंगे, फिलहाल के लिए हमें प्लान को आगे बढ़ाना होगा। तो रेंटा कहता है, मेरा शुक्रिया कब करोगे जिसकी वजह से प्लान सक्सेसफुल हुआ है? तुमने देखा ना, मैं इतना पास था और यूं तलवार निकालकर मैंने उसे 1 सेकंड में खत्म कर दिया। कुछ पैसे देकर सबकी जान में जान तो आई। शाम के वक्त सब भरपेट खाना खाते हैं और तभी हनाटो यूमी के पास से गुजरता है। शायद वो शिहुरो से बात करना चाहता था। हारुहिरो भी अपने वेपन्स को रेडी करके फ्यूचर की तैयारी में जुट चुका है। उसने हनातो से कहा, आज लग रहा है कि हम वॉलंटियर सोल्जर्स हैं। तभी रेंटा और मोगुजो ढेर सारा राशन लेकर लौट आते हैं। हारुहिरो को लगता है कि इतना सारा खाना कहीं खाने से पहले ही खराब ना हो जाए। रेंटा बोला, बेटे वो सड़ा हुआ खाना हम तुम्हें ही खिलाएंगे। वैसे भी मैं अपने शार्प ब्लेड स्किल्स का यूज करके मैं तुम सबका लीडर बनने ही वाला हूँ। मोगुजो को कार्विंग काफी पसंद है। उसने अभी अभी एक गॉब्लिन का स्टैचू कार्व किया।
रेंटा कहता है कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि इससे तुम लड़की को इम्प्रेस कर दोगे। और ये कहकर वो सोने चला जाता है। वहीं यूमे शियूरू से कह रही होती है मुझे लगता है हनाटो तुमसे कुछ कहने की कोशिश करता है, पर ना जाने तुम इतना घबरा क्यों जाती हो। तुम्हें ऐसे देखकर मेरा डर बढ़ जाता है। हनाटो रात के वक्त कुछ लिख ही रहा होता है और हारुहिरो भी उस वक्त जागा हुआ था। उसके मन में एक सवाल आया लेकिन वो शर्माने लगा। हनाटो ने कहा कल हमें जल्दी सुबह निकलना है तो बेहतर होगा कि हम सो जाएं। ग्रिमर आए हुए इन लोगों को 24 दिन पूरे हो चुके हैं, पर इस रेड मून की चमक के साथ यहाँ का राज अब और भी गहरा होता जा रहा है। अगली सुबह हनाटो और शियूरू एक साथ दिखते हैं। हनाटो ने पक्षियों को खाना देते हुए कहा क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगी? ये लो इधर आओ। लेकिन कबूतरों को देखकर वो इतना घबरा गई कि अपना बैलेंस ही खो बैठी और नीचे गिर पड़ी। मुझे माफ करना, क्या तुम्हें जानवर पसंद है? थोड़ी देर बाद सभी अगले मिशन के लिए रेडी थे। सेम स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने एक और गॉब्लिन को ढूंढ निकाला। गोल ये था कि सब अपनी स्पेशल एबिलिटीज का यूज करके सही टाइम पर उसे मार डालेंगे। यूमे के डायगोनल कट्स उस भद्दे गॉब्लिन को घायल कर डालते हैं। रेंटा ने कहा अब तुम खुद को पापा की परी मत समझने लगना, मेरे कल वाले अटैक्स तुमसे लाख गुना अच्छे थे। जिसके बाद हमें शिहिरू का शैडो शील्ड स्पेल भी देखने को मिलता है जिसे सिर्फ मेजेस ही यूज कर सकती हैं। उस एलिमेंट पावर ने गॉब्लिन को सर्व कर दिया। फिर क्या था, हनाटो और रेंटा मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं। वहीं मोगुजो दूसरे गॉब्लिन पर ब्लो अटैक करता है। इस बार फिर से उसने रेंटा को क्रेडिट लेने से रोक दिया। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना जब मैं बैटल खत्म होने वाली हो तो मेरे दुश्मन और मेरे बीच में मत आया करो। रेंटा को लगता है कि एक जोडियक नाम का डीमन उसका साथ देता है। कुछ देर में प्रेयर करने के बाद यूमे हारिहारू को एलिट के बारे में बताती है जो शिकार के टाइम उनकी मदद करता है। उसने कहा मेरे प्यारे एलिट का दिल बहुत बड़ा है, वो कभी मेरे साथ नहीं छोड़ेगा। जब भी मैं रात को सोती हूँ तो एलिट मेरे सपनों में आता है। हम दोनों एक साथ खेलते हैं और घुड़सवारी भी करते हैं। रेंटा बोला अच्छा तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान लूंगा। तुम्हारी एक एक बात बकवास है जिसे सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हनाटो को लगता है कि अब उन्हें स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। उसने यूमे को ब्रेवेस्ट कहकर उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करी और बाद में सबको उनके टैलेंट के हिसाब से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी। पर अगले दिन उनके साथ बहुत खतरनाक चीज होने वाली थी। जब सुबह सब प्लान एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग कर रहे थे तब हनाटो की ओर आते हारुहिरो को कुछ नजर आता है। वो तीर गॉब्लिन्स का था जिसने हारुहिरो का कंधा चीर डाला। हनाटो किस तरह उसे हील करने के लिए साइड में लेकर आता है। वहीं रेंटा और मोगुजो उस गॉब्लिन पर टूट पड़ते हैं, पर इस बार गॉब्लिन का साइज हर बार जितना छोटा नहीं था। एक गॉब्लिन का निशाना सीधा हनाटो पर था, लेकिन किसी तरह वो सब तेजी से वहां से भाग निकलते हैं। हारुहिरो ने हनाटो को घायल और कमजोर हालत में देखा और पूछा ये क्या हुआ तुम्हें? बताओ हम तुम्हें कैसे बचा सकते हैं। सबके चेहरे पर ये देखकर 12 बज चुके थे। जैसे ही हनाटो अपने होश खो रहा था वैसे ही सब उसे बचाने के लिए उतावले होते जा रहे थे। अब एक एक्सपर्ट से मदद लेने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। कैसल जाकर हारुहिरो गिड़गिड़ाने लगा प्लीज कुछ भी करके मेरे साथी को बचा लो, मैं भीख मांगता हूँ आपसे। पर जांच के बाद उसने बताया कि अब इस लड़के में जान नहीं बची है। हारुहिरो ये सुनकर भारी आवाज में कहता है हनाटो ने कहा था, उसने कहा था कि ये काम खतरे से भरा है, पर हमने साथ मिलकर मुसीबत से लड़ने का प्रॉमिस किया था। इसे जल्दी उठाओ नहीं तो ये प्लान अधूरा रह जाएगा। उस एल्डर ने बताया अगर तुमने इसका अंतिम संस्कार जल्दी नहीं किया तो ये एक जिंदा लाश में बदल जाएगा और एक शैतान बन जाएगा। उसके सभी साथी इतने दुखी थे कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। एल्डर ने मदद के लिए पैसे देने की भी बात करी तो हारुहिरो उस पर ही भड़क जाता है। ये हमारा दोस्त है और इसके साथ क्या करना है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मुझे माफ करना। शिनोबु तो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। हारुहिरो और बाकी सब शाम के सारे रिचुअल्स को पूरा करते हैं। आखिर उनका हीलर अब जिंदा नहीं बचा था। ये सबके लिए एक नई उम्मीद के बाद मिला बहुत गहरा सदमा था। यहाँ तक कि उन्हें हनाटो के रिचुअल के लिए 50 सिल्वर कॉइन्स भी देने पड़े। अब दोस्त को खोने के बाद ये दुख भी कुछ कम नहीं था जब रेंटा चीखते हुए कहता है अब तुम सब यूं ही मुंह लटका कर खड़े रहोगे कि आगे का प्लान भी बताओगे। तब यूं में उसमें तमाचा जड़ देती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली बेवकूफ़ हो तुम, बहुत बड़े बेवकूफ़, और फूट फूट कर रोने लगी। रेंटा वहां से चला जाता है। वो शाम के वक्त एक कैफे में होता है जहाँ हारुहिरो और मोगुजो को देखकर उसने कहा मेरे दोस्तों के लिए भी 2 ड्रिंक्स ले आओ। ड्रिंक्स पीते वक्त रेंटा कहता है चला गया हमें लीड करने वाला, पर अब क्या फर्क पड़ता है कि कौन प्रीस्ट है कौन जादूगर और ना जाने क्या क्या। इस कमजोर टीम का हिस्सा बने अब मैं और नहीं रह सकता। इस बात को लेकर हारुहिरो और रेंटा के बीच बहस हो जाती है। हारुहिरो अब भी इस वॉलंटियर टीम को आगे बढ़ाना चाहता है, पर हनाटो के बिना रेंटा के लिए इस टीम का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने आपस में कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ये देखकर मोगुजो को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला कर कहता है चुप करो बेवकूफ़ो, क्या ये आपस में लड़ने का टाइम है? जरा शांत रहकर आगे के बारे में सोचते हैं। हारुहिरो बोला बिना पैसों के इस दुनिया में हम सांस तक नहीं ले पाएंगे। अब हम लोगों को कोई ना कोई जॉब तो ढूंढनी पड़ेगी। इसी बीच रेंजी की टीम का एक मनचला मेंबर इक्कावा वहां जाता है और कहता है कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, और बताओ डामुरो शहर में कैसा चल रहा है तुम्हारा मिशन? मैंने सुना है हनाटो तुम्हें लीड कर रहा है और वो शादी भी करने वाला है। उसके मरने की खबर सुनकर वो झूठा दुख जताते हुए कहता है बुरा लगा सुनकर, पर अच्छा है मेरा टीम लीडर काफ़ी अच्छा है।
मैं तो बहुत खुश हूँ, और वैसे भी तुम्हें हनाटो का ध्यान रखना चाहिए था। एक प्रीस्ट को गॉब्लिन सबसे पहले निशाना बनाते हैं, क्या तुम ये नहीं जानते? क्या तुम सच कह रहे हो ना? और क्या, तुम सबका आप कोई खास फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ट्रेनिज को कौन ही लीड करना पसंद करेगा। उन्हें जलील करते करते किकावा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जब हारूहिरो ने कहा अब कोई भी प्रीस्ट हमें ज्वाइन नहीं करेगा, तो किकावा बोला ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे जाना होगा दोस्तों। अगली सुबह वो मैरी नाम के एक प्रीस्ट के पास उन्हें ले आता है। मैरी सबसे मिलने के बाद कहती है जो तुम सब डामूरो निकलने वाले हो तो तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे पीछे आती हूँ। वैसे रेंटा को कोई लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, पर ना जाने वो मैरी को देखकर ऑफेंड क्यों नहीं हो रहा था। पर अब ऐसी लड़की आखिर उन्हें लीड कैसे कर सकती है जो हर चीज उनसे पूछ कर करती है। गॉब्लिन से लड़ने के लिए उसे सारा प्लान डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है। रेंटा ने कहा तुम वैसी तो बिल्कुल नहीं हो जैसा पार्टनर में चाहिए था, लेकिन मैरी के कुछ हार्ड वर्ड्स बोलते ही रेंटा फट से उससे माफी मांग लेता है। शाम के वक्त वो सब बैटल्स के बारे में डिस्कस करते हुए सोच रहे थे आखिर हमने किकावा का क्या बिगाड़ा था जो उसने ऐसी प्रीस्ट हमारे गले बांध दी। हमें तो एक हीलर और एक लीडर की जरूरत थी। रेंटा को लगता है कि अब उन्हें ट्रेनी से एक्सपर्ट बनकर जल्द से जल्द बैज हासिल करने के लिए सोचना चाहिए। मैंने नहीं सोचा था कि उस हनाटो के जाने के बाद सब कुछ इतना बदल जाएगा। इसी बीच रेंजी वहां आ जाता है जो उन्हें देखकर टेबल पर रुका और एक गोल्ड कॉइन उन्हें भीख की तरह देकर जाने लगा। हारूहिरो खड़ा होता है और वो कॉइन उसे वापस थमा देता है, जो बात रेंटा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस बेवकूफ ने अभी अभी क्या किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वैसे अगर हनाटो होता तो वो भी यही करता। हारूहिरो कहता है हम मैरी से अभी अभी मिले हैं और प्लान के बारे में हमने शिहिरो और यूमी से भी बात नहीं की, तो इस तरह खाली बैठकर किसी के टुकड़ों पर पलना मुझे ठीक नहीं लगता। शाम को हारूहिरो यूमी से बात करने के लिए पहुंच जाता है और कहता है हमने मैरी के बारे में तुम्हें नहीं बताया था, शायद मैंने जल्दबाजी कर दी। पर यूमी बार बार कहने लगती है सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, तुम्हें लगता है हमारी जो भी हालत है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब बराबर के जिम्मेदार हैं, पार्टनर्स होने के साथ हम दोस्त हैं। शायद इस वक्त तुम सही हो, हनाटो हमारा लीडर जरूर था, लेकिन एक टीम की हार जीत उसके हर मेंबर पर डिपेंड करती है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर हनाटो को याद करके रोने लगते हैं। कुछ देर बाद हारूहिरो उससे बोला मैं जानता हूँ शिहिरो और तुम हमसे भी ज्यादा परेशान हो। यूमी को हारूहिरो के साथ काफी रिलैक्स महसूस हो रहा था। उसने प्रॉमिस किया कि वो मैरी के साथ अच्छे से पेश आएगी। अब क्योंकि शिहिरो ने हारू और यूमे को ऑकवर्ड पोजीशन में देख लिया था, इसलिए वो शर्मिंदा हो गई और उसने कहा मुझे माफ करना, मुझे लगा था तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। चक्कर वाली बात सुनकर रेंटा तो पागल हो गया, ये हारू का बच्चा क्या कर रहा है। इतने में यूमे बोल पड़ी हम दोनों आपस में गले लगकर रो रहे थे, जिसे शिहिरो ने देख लिया, बस इतनी सी बात है। एक मिनट, तुमने यूमे को छुआ, आखिर चल क्या रहा है? क्या तुम अपनी टीम का फायदा उठा रहे हो? कुछ देर बाद डिनर का टाइम भी हो आता है। खाने के वक्त वो सब मैरी के बारे में बात कर रहे थे। हारूहिरो ने कहा अब हमें उसे अपनी टीम का हिस्सा एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और कोई चारा भी तो नहीं है ना। अगर हम हर टाइम उसे बाहर का समझते रहेंगे तो उसके साथ काम कैसे कर पाएंगे। ये तो मानना पड़ेगा कि मैरी बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, हो सकता है वो दिल की साफ हो। रेंटा बोला उस मैरी से अच्छा तो हम बिना प्रीस्ट के ही सही है। लेकिन एक मिनट, अगर हम उसे अपनी टीम में रखते हैं तो क्या पता धीरे धीरे उसे मैं पसंद आने लगूं, हमारे बीच कुछ बात बन सकती है। अगली सुबह उनकी पूरी टीम मैरी से मिलती है, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन लेस शक्ल देखकर सबका मूड ऑफ हो गया। रास्ते में यूमे और शिहिरो मैरी से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। उसकी शक्ल देखकर लगता है कि ऐसे उसे बात करने के पैसे देने पड़ते हैं। गॉब्लिन्स के ठिकाने पर पहुंचते ही सब ने प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। रेंटा और मुगुजो आगे से अटैक करते हैं और उन गॉब्लिन्स पर टूट पड़ते हैं। हारूहिरो और यूमे ने पीछे से वार किया। मुगुजो और रेंटा घायल होने लगे थे, लेकिन उन्होंने पलटवार करके उन गॉब्लिन्स की चटनी बना डाली। क्या बात है, आज तो हमने कमाल ही कर दिया। करो मेरा शुक्रिया करो। एक हीलर होने के नाते मैरी मुगुजो के सर की चोट को ठीक कर देती है। मैरी का हील करने का तरीका बाकी हीलर से काफी अलग था। बाद में हारूहिरो से बोलता है मुझे लगा ही था तुम थोड़ा डिफरेंट टाइप की प्रीस्ट हो। वैसे इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हारूहिरो मैरी की टेक्निक के बारे में और जानना चाहता था, लेकिन मैरी उससे साफ इनकार कर देती है। हारूहिरो ने कहा हमें तुम्हारी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक टीम का हिस्सा बने रहने के लिए तुम्हें इतना तो हमें बताना ही पड़ेगा। तो मैरी बोली अगर तुम लोगों को मेरा काम करने का तरीका पसंद नहीं है तो मुझे बता दो, मैं चली जाती हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है, तो क्या परेशानी है, क्या कोई मुझे बताएगा? शाम के वक्त वो सब एक कैफे में आते हैं। यूमे बोली मैरी बाकी लड़कियों की तरह तो बिल्कुल नहीं है, अब वो मुझे इरिटेटिंग लगने लगी है। कुछ बात करने जाओ तो मुंह उठा के वापस चली जाती है। इसी बीच रेंटा यूमे का मजाक उड़ा देता है और उसे कमजोर कहता है, जिसकी वजह से उन दोनों में बहस हो गई। तभी मोगुजो देखता है कि एक लड़का मैरी से बात कर रहा था, जो था मास्टर ऑफ ओरियन शिनोहारा। रात के वक्त जब सब सो रहे थे तो हारूहिरो अकेला बैठा था। तब अचानक उसे याद आता है कि हनाटो उससे बार बार एक ही बात कहता था, मुझे तुम पर गर्व है हारूहिरो, तुम आगे जाके एक अच्छे लीडर बनोगे। जिसके बाद हम सीधा चलते हैं अगली बैटल की ओर। अचानक हारूहिरो ने देखा कि आज मोगुजो बिना हेलमेट के लड़ रहा था। अगर आज कल की तरह उसके सिर पर चोट लगी तो वो तो गया समझो। तो एक चोर होने के नाते हारूहिरो उसकी मदद करने के लिए पीछे से चुपके से आता है
और उस गॉब्लिन का हाथ काट डालता है, कायर कहीं का। और ये हारूहिरो इसलिए कर पाया क्योंकि आज उसने मोगुजो के लड़ने का स्टाइल जाना। और तभी उसकी नजर पड़ी मैरी पर, जो कि मरे हुए गॉब्लिन्स की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रही थी। इसी बीच उनके पास रेंटा आ जाता है। जैसे ही गॉब्लिन पर उन पर अटैक करने की कोशिश करी, रेंटा ने उसे धूल चटा दी। और आज मैरी ने पहली बार अटैक किया। हारूहिरो ने ऑब्जर्व किया कि मैरी अपनी स्किल्स को उनसे छुपा रही थी। जैसे ही शाम ढलती है, मैरी अपने घर वापस लौटने लगती है। हारूहिरो ने उसे रोका और बोला, क्या आज की शाम तुम डिनर हमारे साथ करना चाहोगी? मैरी थोड़ी देर सोचती है, जिसके बाद वो मना कर देती है। मैंने पहले ही कहा था इससे कुछ पूछना बेकार है। शाम के वक्त वो उससे मिलते हैं और पूछते हैं कि कल वो मैरी से क्या बात कर रहा था और उसके बारे में क्या क्या जानता है। तो तुम मैरी के बारे में जानना चाहते हो? अगर ऐसी बात है तो हायाशी मैरी के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है। हायाशी बताता है, मैं और मैरी वॉलंटियर स्क्वाड के टाइम से ही आपस में दोस्त थे। मिकीची और मैं वॉरियर्स थे और मैरी थी हमारी प्रीस्ट। हमने पहले 10 दिनों में ही बैजेस हासिल कर लिए थे, लेकिन असली खतरे से हम सब अनजान थे जब तक हम सेनेन माइन में कोबोल्ड की तलाश में ना निकले। हमारी सबसे बड़ी गलती थी इस मिशन को हल्के में लेना। टीम में किसी को भी छोटे से छोटा स्क्रैच आता तो मैरी फट से उसे हील कर देती थी। बढ़ते हुए बैटल्स के साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ा, लेकिन इस बीच हमने ये कभी नहीं सोचा कि हम सबके अंदर एक ईगो बिल्ड हो रहा है जो हमें ले डूबने वाला था। बाकी पार्टी ने भी सीरियन माइन को एक बार ट्राई किया, लेकिन हम उनकी तरह हार मानने वालों में से नहीं थे। पर जैसे ही हम 5th लेयर तक पहुंचे, हमने देखा एक विशाल ब्लैक स्पॉटेड कोबोल्ड जिसने आज तक कई सारे वॉलंटियर सोल्जर्स को मार डाला था। हमारे पास भाग निकलने का मौका था। कोबोल्ड के एक ही अटैक से मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आंख खुली तो ओजी और मात्सुमी मर चुके थे। उनकी लाश मेरी आंखों के सामने थी और मिकीची जख्मी होते हुए भी उस कोबोल्ड से लड़ रहा था। मैंने मैरी को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन अब उसकी हीलिंग एबिलिटी ख़त्म हो चुकी थी। उस दिन हमने अपनी टीम के 3 मेंबर्स को खोया, जिस इंसिडेंट ने हम सबके चेहरे की मुस्कान छीन ली। मैरी को लगता है कि ये सिर्फ उसकी वजह से हुआ था। शायद यही बोझ आज भी उसे खाया जा रहा है। मिकीची रुडोल्फ को हराने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा था और मैरी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उस मॉन्स्टर ने मिकीची की हालत खराब कर डाली थी। मैरी उसे लेकर वापस लौटना चाहती थी, लेकिन मिकीची ने हायाशी से रिक्वेस्ट करी कि वो मैरी को यहाँ से खींच कर ले जाए और खुद उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ा। हायाशी को ये भी याद नहीं कि वो ग्राउंड पे किस तरीके से आए थे। जिसके बाद शिनोहारा ने उन्हें ओरियन क्लैन में ज्वाइन कराया, लेकिन मैरी अब पहले जैसी नहीं रही थी। एक क्लैन से दूसरे क्लैन को ज्वाइन करना उसके लिए एक आदत सी हो चुकी है। वो जब भी मुझे देखती है उसके इमोशंस उस पर हावी हो जाते हैं और उसे इस तरह रोते हुए देखना मेरे लिए असहनीय है। मैरी अब एक खोखले शैल के अलावा और कुछ नहीं। उसे मदद की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग उसकी मदद ज़रूर करोगे। जब हारूहिरो अपने साथियों को समझा रहा होता है कि उन्हें मैरी के साथ नरमी से पेश आना होगा, तो रेंटा कहता है, मुझे तो नहीं लगता कि हमसे ज़्यादा अलग है। रफ पास तो हमारा भी रहा है, हनाटो को तो हमने भी खोया है ना। तभी शिहिरो बोल पड़ती है, मुझे लगता है कि यहाँ ऐसा कोई नहीं है जैसे हनाटो के खोने का दुख ना हुआ हो, लेकिन कम से कम अपने होने वाली साथी के साथ तो अच्छे से पेश आ ही सकते हैं ना। तभी हारूहिरो कहता है, सुनो रेंटा, जब तक हम उसे एक दोस्त की नज़र से नहीं देखेंगे तब तक वो भी हमें एक दोस्त की तरह नहीं अपना पाएगी। रेंटो को हमेशा से लगता है कि उसकी बातों को इग्नोर किया जाता है और दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करता है, लेकिन फिर भी हारूहिरो ने रेंटा को समझने की पूरी कोशिश करी और उसे प्यार से समझाया। लेकिन वो अपनी टीम के लोगों को ही बेवकूफ़ कह के वहाँ से चला जाता है। पर थोड़ी देर सोचने के बाद रेंटा ने शिहिरो से माफ़ी मांग ली और कहा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन इस यूमे की बच्चे से तो मैंने कुछ फालतू नहीं बोला, ये बीच में क्यों बोलती है। वो सभी यही सोच रहे थे कि कल सुबह मैरी के साथ किस तरह से बिहेव करेंगे। अगले दिन हारूहिरो और यूमे को एक गोब्लिन दिखता है जिसके पास हारूहिरो का ही खोया हुआ डैगर था। वो दोनों उसकी नज़रों से बाल बाल बचे। जब वो दोनों वापस लौटते हैं तो हारूहिरो आते ही कहता है, आगे बढ़ने से पहले मैं मैरी से कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या अभी? जल्दी बताओ क्या बात है। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं पार्टी छोड़ दूँ तो तुम साफ साफ कह सकते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुमसे पहले हमारा एक प्रीस्ट हुआ करता था जिसका नाम था हनाटो, जो कि अब नहीं रहा, या फिर ये कहें कि हम उसे बचा नहीं पाए। हनाटो हमारा लीडर था और वो हर छोटी खरोंच को जल्दी से जल्दी ठीक कर देता था, लेकिन मुझे लगता है कि हमने उसकी वैल्यू को कभी समझा ही नहीं, कभी ये सोचा ही नहीं कि वो कैसा महसूस करता होगा। जब मनाटो इस दुनिया से गया तो मुझे सच में यही लगा कि उसने ये सेक्रीफाइस हम सबके लिए किया है। और मनाटो के जाने के बाद हमारे पास कोई प्रीस्ट नहीं था, इसलिए हमारे पास तुम्हें अप्रोच करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। तुम नहीं समझ सकती कि हम जैसे यूजलेस वॉलंटियर्स की वैल्यू को मनाटो ने किस तरह समझा और हमें कैसे मोटिवेट किया। और जब तुम सेम पार्टी में होते हो तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपने दोस्तों का साथ छोड़ दो। मैरी, मैं तुम्हें भी अपना दोस्त समझता हूँ और साथ ही बाकी सब भी मैरी को दोस्त के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। हारूहिरो ने कहा, लगता है स्नोफॉल होगी आज। रेंटा जो माफ़ी मांग रहा है। घर जाने से पहले हारू ने मैरी से पूछा, वैसे हम सब मोगुजो के लिए नया हेलमेट लेने जा रहे थे, अगर तुम चाहो तो साथ में चल सकती हो, इसी बहाने हम साथ में डिनर भी कर लेंगे। लेकिन मैरी काफ़ी देर तक शांत खड़ी रही
और आखिर में उसने कहा हम सब कल मिलते हैं। अब रोज़ की तरह वो सब फिर से अपनी फाइट्स में जुट जाते हैं, लेकिन हर शाम वो मैरी को अपने साथ ले चलने की बात करते हैं और वो हर बार की तरह मना कर देती है। अब उनकी टीम ने पैसे कमाने भी शुरू कर दिए थे। अब खाना खाने और नए कपड़े खरीदने के लिए स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं थी। हारूहीरो को लग रहा था कि अब उनकी टीम मैरी के और करीब आ रही है। शायद एक दिन वो उसे पूरी तरह बदलने में कामयाब हो जाएंगे। अब कैफे में भी लोग उन्हें गॉब्लिन सेयर्स के नाम से चढ़ाने लगे थे। हर नए दिन वो एक नई गॉब्लिन की टीम को धूल चटाने लगे। डामूरो में अब हर कोई उन्हें जानने लगा था। एक दिन लंच करते वक्त अचानक से रेंटा ने मैरी से पूछ लिया, मैरी आज तुम एक सवाल का जवाब दो, अगर तुम्हें डेट पे जाना पड़े तो तुम हम तीनों में से किसको चूज करोगी? और हाँ, शर्माना तो बिल्कुल भी ना। वैसे मैरी जानते भी नहीं कि शर्माना होता क्या है। हायाशी और शिनोहारा भी मैरी के इस नए रूप को देखकर खुश थे। हारूहीरो ने सोच लिया था कि अब जो भी पैसे वो इकट्ठे करेंगे उसे वो बेटर होने में यूज़ करेंगे, जैसे कि न्यूट्रिशियस खाना और स्ट्रॉन्ग हथियार खरीद। हारूहीरो ने स्नीकिंग स्टेप्स की एक नई टेक्निक भी सीख ली थी। फाइनली हारूहीरो अब एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ रहा होता है। उसे अपनी टीम से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। एक शाम हारूहीरो बस यूं ही बाहर बैठकर कुछ सोच रहा होता है, तभी उसे हनाटो की याद आई। उसने हनाटो से कहा, सब कुछ अच्छा जा रहा है लेकिन मुझे डर है कि कहीं मैं ओवर एक्साइटेड ना हो जाऊँ। वैसे ओवर एक्साइटमेंट तो अच्छी बात है। ग्रिमर में आए हुए कितने दिन हो चुके हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है, वो सब कहीं से भी आए हों, लेकिन अब वो एक टीम है। हारूहीरो चांद की ओर देखता है और कहता है, काश हनाटो आज जिंदा होता तो मैं आज उसे दिखा पाता कि हमारी टीम कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। अगले दिन बैटल से पहले सभी एक बड़े प्लान की शुरुआत करने वाले होते हैं। एक लीडर होने के नाते हारूहीरो कहता है, उम्मीद है कल तुम सबने अच्छे से आराम किया होगा इस रेंटा के बच्चे को छोड़कर, क्योंकि इसी ताकाजाई करने की काफ़ी आदत है। वैसे मैं भी कल सो नहीं पाया था, सिर्फ मनावटा के बारे में ही सोच रहा था। मुझे लगता है कि हमने उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश नहीं की। मैरी ने कहा, हैल वैसे तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी अपने साथियों को खोया है। मैं चाहती तो उन्हें बचा सकती थी, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, पर मैं वादा करती हूँ कि इस बार मैं अपने किसी भी दोस्त को नहीं मरने दूंगी। जब सब उठकर जाने लगे तो रेंटा चिड़चिड़ी आवाज़ में बोला, ये मैरी तुम्हें हाल के बुला रही थी, इसको ज़्यादा प्यार आ रहा है कि तुम पर। फिर हम गॉब्लिन्स के कैसल को देखते हैं। वो अपने अड्डे पर चिल कर रहे थे। कोई ताश खेल रहा था, कोई सो रहा था और कोई चेस खेल रहा था। वैसे गॉब्लिन्स में चेस खेलने जितना दिमाग कहाँ से आया, लेकिन हारूहीरो और उसकी टीम अड्डे पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। हारूहीरो ने प्लान के मुताबिक सभी को सही जगह तैनात कर दिया था, इसलिए सबसे पहले यूमे ने उनके पहरेदार को ख़त्म किया। वो सब बाहर के गार्ड्स को ख़त्म करके सीधा अंदर की ओर चलते हैं। मोगुजो अपनी भारी भरकम तलवार से मेन गेट तोड़ डालता है। वहीं गॉब्लिन्स को भी उनके अंदर आने की खबर लग चुकी थी। रास्ता साफ है, आ जाओ जल्दी। सीढ़ी से ऊपर जाते वक्त उन्हें दो गॉब्लिन्स नीचे उतरते नजर आए, जिन्हें देखते ही मोगुजो दौड़ पड़ा और रेंटा ने मिलकर उनकी चटनी बना दी। उनके सभी अटैक्स के लिए हारूहीरो की टीम पूरी तरह तैयार थी। एक हट्टा कट्टा गॉब्लिन जब मोगुजो की ओर बढ़ता है तो रेंटा उसकी मदद के लिए आ खड़ा होता है और दो गॉब्लिन्स पर टूट पड़ता है। उनमें से एक पर यूमे ने हमला किया, लेकिन उसे देखकर लगता नहीं कि उसे कुछ नुकसान पहुंचा। जब वो यूमे और हारूहीरो की ओर तेजी से बढ़ता है तो हारूहीरो उस पर हमला करता है। वहीं मोगुजो और रेंटा को भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। अपने दोस्तों को इस तरह स्ट्रगल करते हुए देखकर शिहुरु मदद के लिए आगे आती है और अपना स्पेशल स्पेल यूज़ करती है, जो कुछ देर के लिए तो काम किया, लेकिन शायद अब गॉब्लिन्स उसका भी एंटीडोट ढूंढ चुके थे। इसी बीच एक लंबे चौड़े गॉब्लिन ने यूमे को अपने भाल से घायल कर दिया। ये देखकर हारूहीरो उसकी ओर दौड़ पड़ता है और वहीं उसकी मदद के लिए मैरी भी आ जाती है। हारूहीरो ने गुस्से में उसे मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में वो सिर्फ उसे घायल ही कर पाया। तभी मैरी अपनी हीलिंग स्किल से यूमे को हील कर देती है। मोगुजो से लड़ने वाला गॉब्लिन काफ़ी हट्टा कट्टा था, इसलिए उसे मदद की ज़रूरत थी। मैरी को अपने साथियों को लगातार हील करना पड़ रहा था। जिस बीच मोगुजो खड़ा होता है, अपनी ज़ोरदार तलवार उस बड़े से गॉब्लिन के ऊपर दे मारता है। आज तो मज़ा ही आ गया। हाँ सही कहा, बस हमें थोड़ा और आगे जाना है, अब इंतज़ार करने का वक्त नहीं है। चेस बोर्ड के पास एक और गॉब्लिन बैठा उनका इंतज़ार कर रहा था, जो कि थोड़ा सा घायल हालत में था। रेंटा उसके कंधे पर तलवार रखता है और कहता है, आज या तो तू रहेगा या मैं रहूँगा। और तभी अचानक सबने देखा कि एक तीर आकर मैरी की कमर में लग जाती है और अपने हीलर को फिर से घायल हालत में देखकर सबकी हालत खराब होने लगती है। मोगुजो ने उस बड़े गॉब्लिन को तो धूल चटा दी, लेकिन वो तीरंदाज का बच्चा अभी भी छत पर बैठा था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, एक मिनट, इसे मैं देखता हूँ। हारूहीरो ने उसके निशाने का अंदाज़ा लगाया और सीधा जा पहुंचा उससे पैटल करने के लिए। वो गॉब्लिन हारूहीरो को बिल्कुल छत के किनारे पर ले आता है, जहाँ से नीचे गिरते हुए दोनों मर सकते थे, लेकिन यूमे की सलाह ने हारूहीरो की जान बचा ली। जिसके बाद हम उन सभी को अगले सीन में हनाटो की कब्र के पास खड़ा देखते हैं। वहाँ पर मौसम काफ़ी ठंडा था और तेज़ हवाएं भी चल रही थी। हारूहीरो मैरी से कहता है, हनाटो हमारी मदद के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन हमने उसे हमेशा एक परफेक्ट लीडर की नज़र से देखा था, इसलिए शायद हम उसकी खामियों को नज़रअंदाज कर बैठे। हो सकता है हमने आपस में अगर और टाइम बिताया होता तो हम एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से जान पाते, एक दूसरे के साथ छोटी मोटी नोक झोंक कर पाते। हनाटो, आज हम रियल वॉलंटियर सोल्जर्स बन चुके हैं, क्योंकि हम सब ने अपने अपने बैजेस खरीद लिए हैं। हमारे पास खाने के लिए अब काफ़ी पैसा है,
पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं। और हाँ, अब रेंटा एक ही अंडरवेयर पूरे महीने तक नहीं पहनता। तो मेरी छोड़ो, पहले अपनी बताओ बेवकूफ़। यूमे से बहस करते हुए रेंटा कहता है, मुझे तुम्हारा बीच में बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एक डार्क नाइट हूँ और डार्क नाइट्स हमेशा रफ होते हैं। तभी शिहुरु भी कब्र की ओर आगे आती है और कहती है, हमने कुछ पैसे इकट्ठा करके तुम्हारे लिए कुछ लिया है नाटो। ये लो तुम्हारा वॉलंटियर बैच। तुम हर तूफान में हमारे लिए फूल की तरह खड़े रहे। तुम्हारे हर शब्द हमें इंस्पायर करते थे। जिसके बाद वो यूमे की गोद में सर रख के रोने लग जाती है और रेंटा भी वहाँ से जाने लगता है। और इस स्नोफॉल के साथ लंबी गहरी रात ख़त्म होती है। जाते वक्त मैरी ने कहा, हाल तुम इतने उदास क्यों हो? आज तो तुम्हें सेटिस्फाइड और खुश होना चाहिए। एक मिनट, तुमने मुझे हाल बुलाना कब से शुरू कर दिया? क्यों, तुम्हें पसंद नहीं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि जिस तरह जादू कपड़ों को हील कर सकता है, क्या उस तरह मन के घावों को भी ठीक कर सकता है? माफ़ करना मैरी, मैं थोड़ा इमोशन से बह गया था। तुम्हारा सवाल बिल्कुल ठीक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जादू तुम्हारे इमोशंस को ठीक नहीं कर सकता। इसका एक ही तरीका है कि तुम अपने इमोशंस को किसी दूसरे इंसान के साथ शेयर कर दो। चलो कल मिलते हैं। ये सुनकर हारूहिरो एक लंबी गहरी सांस लेता है और मैरी को अलविदा कर देता है। आज काफ़ी दिनों बाद और कड़ी मशक्क़त और मेहनत के बाद सबने छुट्टी लेने का फैसला किया है। हारूहिरो नींद से जागता है और मोगुजो के पास आता है, जहाँ पर वो सबके लिए नाश्ता तैयार कर रहा था। मोगुजो ने उसे बताया, तुम जानते हो आज रेंटा सुबह सुबह जल्दी उठकर कहीं चला गया। अच्छा, सच में? छुट्टी वाले दिन जल्दी कौन उठता है? नाश्ता करते टाइम हारूहिरो ने मोगुजो के बने ब्रेड की तारीफ और कहा, और तुम चाहो तो एक दिन के लिए तुम भी छुट्टी ले सकते हो। मोगुजो ने रेंटा को सुबह फिशिंग रॉड अपने साथ ले जाते हुए देखा था और सुबह से उसने यूमो और शिहुरु को भी कहीं नहीं देखा। हो सकता है वो अभी भी अपने रूम में सो रही हो। वैसे भी कल शिहुरु काफ़ी उदास थी हनाटो को लेकर। मोगुजो आज टाइम निकालकर अपनी तलवार शार्प कराने जाने वाला है। जब उसने हारूहिरो से उसका प्लान पूछा तो बताता है, ऐसा कोई स्पेशल प्लान तो नहीं है, लेकिन शाम को हम शैले टाउन में मिल रहे हैं ना। हारूहिरो देखता है कि शिहुरु कुछ पक्षियों को दाना डाल रही है। उसने कहा, अब मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुमने खुद खाना खाया? मोगुजो ने आज कमाल की ब्रेड बनाई है। अच्छा, वैसे तुम्हें याद है कि हम सब ने मिलकर यहीं से सनसेट देखा था? अचानक से शिहुरु हारूहारू की ओर झुकती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ आगे काम करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। इसी बीच यूमे की भी नींद खुल गई। थोड़ी देर बाद हारूहिरो मैरी के घर आ पहुँचता है, जहाँ पर उसका पेट भी था। हाल, तुम आओ बैठो। वो उसके लिए चाय सर्व करती है और बताती है, असल में ये जगह सिर्फ फीमेल्स के लिए है, लेकिन चिंता मत करो, तुम बाहर बैठ सकते हो। इस लॉजिंग्स में आकर मैरी अपने पुराने ठिकाने को काफ़ी याद करती है, जहाँ पर वो अपने पुराने दोस्तों के साथ रहा करती थी। फिशिंग करने के थोड़ी देर बाद जब रेंटा थक चुका था तो वो देखता है कि पहाड़ पे कोई स्पाइडरमैन की तरह चढ़ रहा था। उसने देखा वो तो यूमे थी। यूमे को इस तरह से चढ़ते देख रेंटा शॉक हो जाता है। इसी के साथ शाम भी ढल जाती है। शाम के वक्त कैफे में हारूहिरो जेवाई को अपनी गॉब्लिन्स को मारने की कहानी सुनाता है। जेवाई बोला, तुम नए ट्रेनीज को लेके सीधे कैसल पहुंच गए? यकीन नहीं होता दोस्त, डोमिनो में आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया। तभी मैरी भी बीच में आती है और कहती है, ये वाले गॉब्लिन्स और उनके हथियार काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे। उनसे जीतने के लिए हमें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ। हर कोई वहाँ पर डामूरो के बारे में बात कर रहा, लेकिन ये टाइम था आगे का प्लान करने का, क्योंकि अब डामूरो में सारे गॉब्लिन्स खत्म हो चुके थे। इसलिए हंटिंग के लिए उन्हें दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। जैसे ही हारूहिरो ने साइरेन माइल का नाम लिया, वैसे ही सबको सांप सूंघ जाता। रेंटा ने कहा, क्या बात है मेरे दोस्त, बहुत टाइम के बाद तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छा सुनने को मिला है। मैं तो तैयार हूँ, लेकिन उन टेरापॉड्स का क्या? अरे वही तो हमारा खजाना है। देखो, अब जो भी हो, हमें हंटिंग के लिए तो दूसरी जगह चेंज करनी ही पड़ेगी। तुम सब चिंता मत करो, हम सब पूरा प्लान करके वहाँ पर जाएंगे। मैं सीरिन माइल्स जाना चाहता हूँ। यूमे कहती है, हाँ वैसे तुम्हारी बात भी ठीक है, अब पैसे कमाने हैं तो थोड़ा चेंज तो करना ही पड़ेगा। डामूरो में बैठकर वैसे भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला। नए दुश्मन, नए चैलेंजेस देखकर मज़ा तो आएगा। तभी मैरी अचानक से खड़ी हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से हाफने लगती है। इस वक्त वो काफ़ी घबराई हुई थी। उसने एक्सक्यूज़ मी कहा और उठकर वहाँ से चली गई, लेकिन हारूहिरो उसके पीछे भागता है। वो दौड़ते हुए सीधा उसके घर आ पहुँचा, जहाँ पर मैरी बैठकर रो रही थी। हारूहिरो जानता था कि अगर वो साइरेन माइल गए तो मैरी को वो जगह दोबारा देखनी पड़ेगी जहाँ उसने अपने दोस्तों को खोया था, जिस याद को अभी तक अपने मन से निकाल नहीं पाई है। मैरी को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं कि वो सीरिन माइल में खुद को संभाल भी पाएगी। जिस बीच मैरी कहती है, तुम्हें नहीं लगता मुझे अपने डर का सामना करना चाहिए? मैं इस बोझ से ओवरकम तभी कर पाऊंगी जब मैं अपने डर का सामना करूंगी। अब तुम मेरे नए दोस्त हो और अपनी नई टीम के लिए मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा ना। जिसके बाद हारूहिरो बारबरा से मिलने जाता है। वो उसे कुछ बताने के लिए आया था, लेकिन बारबरा ने कहा, काफ़ी दिन बाद आए हो, चलो अब आ ही गए हो तो कुछ बातें कर लेते हैं। अच्छा चलो ये बताओ कि तुम्हारे क्लैन में कितनी लड़कियां हैं और तुम उनमें से किसे पसंद करते हो? मुझे पक्का यकीन है तुम उनमें से सबको पसंद करते होगे। तो हारूहिरो कहता है, लेकिन मैं तो आपको कुछ काम की बात बताने के लिए आया था मैम। असल में जब भी मैं अटैक्स करता हूँ तो मेरे अटैक्स में से एक ग्रीन कलर की तेज़ एनर्जी निकलती है। ओह अच्छा, वो एनर्जी। हाँ, हो सकता है 1-2 साल में वो एनर्जी तुम्हें एक बार दिख जाए।
वो एक्सपीरियंस फाइटर की निशानी होती है। इसका मतलब तो अच्छा कर रहे हो, लगे रहो। और अगली सुबह हारूहिरो अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है सीरीन माइल के बाहर और बताता है किसी टाइम पर सीरीन माइल्स अराकीबारा के नाम हुआ करती थी, लेकिन अब उन पर कोबोल्ट्स का राज है और अंदर हमें कितने कोबोल्ट्स मिलेंगे इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं। तो चलो दोस्तों चलते हैं। अंदर घुसते ही कोबोल्ट्स की सेना उन पर हमला कर देती है। यूमे ने एक नई स्किल स्टार स्ट्राइक सीखी है जो इस लड़ाई में उसके काफ़ी काम आ रही है। तभी रेंटा देखता है कि बेवकूफ़ हारू को मदद की ज़रूरत है। रेंटा डार्क स्कल हेड नाम की तकनीक का यूज़ करके एक कोबोल्ट को एनर्जी में इस तरह से बांध देता है कि उसकी मौत हो जाती है। इसकी स्किल्स तो काफ़ी कमाल की है, लेकिन रेंटो को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना पड़ेगा। असल में हर कोबोल्ट के पास एक तालिस्मान होता है। क्योंकि ये सिर्फ पहला लेवल था, इसलिए उन्हें रेफियंस नाम के कोबोल्ट मिले थे जो कि काफ़ी कमज़ोर होते हैं, इसलिए उनके तालिस्मान की कीमत भी काफ़ी कम होती है। रेंटा ने जिस तरह से खींचकर रेफियंस के तालिस्मान को अलग किया, हारू को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके हिसाब से दोस्त हो या दुश्मन, सबको बराबर इज्जत देनी चाहिए। तो वक्त हो चला है आगे बढ़ने का। इस सीरीन माइल्स में 10 से भी ज़्यादा लेवल्स हैं और सिर्फ सीनियर कोबोल्ट्स ही गोंडोला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो चीज़ है जिसके ज़रिए कोबोल्ट्स ऊपर नीचे आया जाया करते और दूसरे लेवल के बाद चीज़ें सीरियस होनी शुरू होती है। उस गुफा में एक तेज़ आवाज़ थी जिसने सभी को सरप्राइज कर दिया। मोगुजो ने कहा, तुम सबने कुछ सुना? रेंटा देखता है कि गुफा के अंदर कुछ कोबोल्ट्स सो रहे थे और उसे लगता है कि सोते हुए दुश्मन को मारना बहुत ईजी होता है। और तुम जानते हो कि डार्क नाइट्स कभी भी हेजिटेट नहीं करते। हम इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं, हमारे लिए मॉरल सोल्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ हारू। इसी बीच हम एक कोबोल्ट को बाहर आते हुए देखते हैं। शिहुरु ने नेमोन डैश का इस्तेमाल किया और उन कोबोल्ट्स को अपनी शक्तियों से जकड़ लिया। उसका स्पेल इतना स्ट्रॉन्ग है जो दुश्मन को हिलने तक नहीं देता। इससे उन्हें ख़त्म करना बहुत आसान हो जाता है। और एक बार फिर हारू ने एक अलग सी एनर्जी महसूस की। उसने देखा कि जैसे वो अपनी ब्रीदिंग फास्ट और स्लो करता है, उसकी ऑरा में काफ़ी बदलाव होता है, जिससे उसने एक कोबोल्ट को ईजिली मार डाला। लेकिन आगे आने वाले एल्डर्स हथियार से लेस होंगे। हारू लगातार मैरी पर नज़र बनाए हुए था कि वो अपने इमोशंस को किस तरह काबू कर रही है। हारू चाहता है कि वो रेंटा के साथ मिलकर मुकाबला करे। हाँ, उसकी रेंटा से बिल्कुल बनती तो नहीं है, लेकिन उनकी शक्तियाँ आपस में एक दूसरे को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करती हैं। और एक लीडर हमेशा अपनी टीम की भलाई के बारे में सोचता है। और ये सब हारू अपने बेड पे लेटे हुए सोच रहा था। उसने रेंटा से कहा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, शायद हमें बाहर जाना पड़ेगा। बाहर आकर हारू रेंटा से कुछ बातें करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे जान सके। उसने पूछा, मैं अपनी पार्टी के बारे में तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ रेंटा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी टीम के भले के लिए अपना ओपिनियन रखो। ओपिनियन? लेकिन मैं तो अपनी टीम के लिए सब कुछ कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। तुमने देखा ही था आज मैंने कितनी बहादुरी दिखाई थी गुफा में। रेंटा से बात करने के बाद हारू को समझ आ गया था कि उसके साथ टीम अप करके तो कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। शायद यूमे और मैं हम कुछ कर सकते हैं। रेंटा तो बैकअप के लिए हमेशा हमारे साथ रहेगा ही। हारू को लगता है कि रेंटा को मैरी से कुछ तकलीफ है, इसलिए वो चाहता है कि रेंटा उसके बारे में खुल के बात करे। वैसे भी तुम्हें गलतफहमी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन रेंटा ने कहा, तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती तो इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं। तुम खुद को लीडर कहते हो ना, तुम भी तो परफेक्ट नहीं हो, लेकिन ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। और तुमने ये बात सबसे पहले उठाई है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए बुरा मत मानना। और ये बार बार तुम्हारा मुझे टोकना पसंद नहीं है। मैं सोने जा रहा हूँ। बेचारे हारू को तो लगा था कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करेगा, लेकिन रेंटा तो उसे ही सुना के चला गया। जब वो सुबह जागता है तो वो देखता है कि यूमे प्रैक्टिस कर रही थी। उसी ने रात को हारू को कंबल भी उड़ाया था ताकि उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। मैरी ने एक नई फाइटिंग स्किल सीखी है जिससे दुश्मन को नुकसान तो नहीं होता, लेकिन वो काफ़ी देर के लिए सुन पड़ जाता है, जिस बीच उस पर हमला करके उसे आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। और ठीक वैसा ही रेंटा और मोगुजो भी करते हैं। जब रेंटा मुसीबत में था तो हारू आगे बढ़कर कोबोल्ट पर हमला करता है और यूमे और मोगुजो उसे आकर चीर डालते हैं। इस बार दुश्मन इतने खतरनाक थे कि उन्हें घेर कर मारना पड़ रहा था। अगले लेवल के लिए वो एक फार्मलैंड में जाते हैं जो कि 3rd लेवल से भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। वहाँ उन्हें कुछ क्यूट एनिमल्स दिखते हैं, लेकिन रेंटा उन पर भी हथियार इस्तेमाल करने की सोचता है। तभी उन सबकी नज़र पड़ती है वहाँ पर खड़े कई सारे कोबोल्ट्स के ऊपर, जो कि दिखने में काफ़ी एक्टिव और ताकतवर दिख रहे थे। वहाँ पर एक रस्सी थी जिनमें कई सारी घंटियाँ लटकी हुई थी। अचानक जब वो घंटियाँ बजनी शुरू होती हैं तो मैरी को लगता है कि यही सही टाइम है 5th लेवल तक पहुँचने का। लेकिन तब उसके कानों में एक ऐसी आवाज़ पड़ी जिससे वो सुन होकर वहीं पर बैठ जाती है। ये उसी मास्टर कोबोल्ट की थी जिसने उसकी पूरी टीम को ख़त्म कर दिया था। हारू ने उसे पहचान लिया कि वही ब्लैक एंड वाइट डेथ स्पॉट है जो कि उन सबको चुटकियों में ख़त्म कर सकता है। मैरी एकदम फ्रीज हो चुकी थी और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी, जिस बीच मैरी को अपने दोस्तों की याद आ जाती है। जब एक दिन वो काफ़ी सेटिस्फाइड थी और आराम कर रही थी, तभी उसके दोस्त आकर उसे बताते हैं कि वो सीरीन माइल्स में दोबारा जाने वाले हैं। मिकीची कहता है, जब सारी पार्टी सीरीन माइल की ओर बढ़ रही तो हम के पीछे रहे। उम्मीद है मैरी इससे तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है। और मैरी खुशी खुशी हाँ कह देती है। उस दिन मैरी को पहले से ही पता चल चुका था कि कुछ काफ़ी बुरा होने वाला है, और आज भी मैरी उस मंजर को याद करके कांप जाती है। तभी उसे जाइंट कोबोल्ट के पास आने की आवाज़ सुनाई दी। मैरी चालाकी से अपने सारे दोस्तों को 5th फ्लोर पर ले आती है।
ये वही फ्लोर था जहाँ पर मैरी ने अपने सारे दोस्तों को खोया था। 4th फ्लोर तक तो चीज़ें काफ़ी ठीक होती है, लेकिन 5th फ्लोर पर चमड़ी जला देने वाली गर्मी होती है। अब नजरों से बच के नीचे जाना नामुमकिन था। मैरी ने कहा, नीचे की ओर एक रेस्टिंग एरिया है, अगर हम किसी तरह वहाँ पहुँच गए तो हमें काफ़ी टाइम मिल जाएगा। एक कोबोल्ड को जान से मारने के बाद और उसके एक साथी से बचकर निकलने के बाद वो सब पहुंच जाते हैं लुमियारिस के टेम्पल में। अब कोबोल्ड्स को तो पूजा पाठ करने में इंटरेस्ट है नहीं, इसलिए वो लोग यहाँ पर कभी कभार ही आते हैं। वहाँ अचानक यूमे को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। क्या तुमने वो सुना? जैसे ही रेंटा ने वहाँ उजाला किया तो उनकी नज़र पड़ी मैरी के पुराने साथियों पर, जो कि शापित होकर ज़ॉम्बीज़ में बदल चुके थे। अब उनका मुकाबला करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए हारूहिरू पहले ही सबको रेडी रहने के लिए कह देता है। दरअसल मैरी इस फाइट में आगे रहने वाली है, क्योंकि सिर्फ वही जानती है लुमिरास की डिवाइन प्रोटेक्शन सील को तोड़ने का राज, जिसके लिए वो अपने पुराने साथियों की ओर आगे बढ़ती है। और साथ ही बाकी सभी मुकाबले के लिए मैदान में उतर जाते हैं। लेकिन मात्सुमी ने एक बहुत बड़ी फायरबॉल खड़ी कर दी। तभी हारूहिरो देखता है कि दुश्मन टीम का थीफ जो रेंटा से लड़ रहा था, उसके मूव्स काफी हद तक हारूहिरो से मिलते थे। शिहोरू का मैजिक उन लोगों पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा होता। जिस बीच मैरी आगे बढ़ती है और अपना स्पेल यूज करती है, जिससे मात्सुमी अपने असली रूप में आकर वहीं पर राख हो जाती है। दुश्मन थीफ से लड़ते हुए हारूहिरो ने महसूस किया कि वो उससे कहीं ज्यादा तेज और स्ट्रॉन्ग था। जिस बीच मैरी अपने लुमिनस अटैक से उसे भी खत्म कर डालती है। इस वक्त मोगुजो को मदद की काफी जरूरत थी, इसलिए रेंटा मिकिची की ओर तेजी से आगे बढ़ता है और उसे भी मैरी राख कर डालती है। और अपने दोस्तों को फिर से एक बार राख में बदलते देख मैरी काफी दुखी थी। उसने कहा, फाइनली मैंने वो कर दिखाया जो मैं करना चाहती थी गाइस, जो सिर्फ तुम्हारी मदद से पॉसिबल हो पाया है। मोगुजो ने कहा, मिकिची वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग था, मैं भी उसके जैसा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। बाकी सबको भी लगता है कि उनकी स्किल्स में कुछ ना कुछ कमी है, जिन्हें उन पर काम करने की जरूरत है। आज का दिन काफी थका देने वाला था, इसलिए यूमी जल्दी से घर जाकर एक हॉट बात लेना चाहती है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि वही जाइंट कोबोल्ड एक बार फिर से उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो पलक झपकते ही हारू पर हमला कर देता है। उसे निहत्था देखकर जैसे ही उस पर मारने वाला था, तो सही टाइम पर उसके दोस्तों ने आकर उसे बचा लिया। वो कोबोल्ड अपने दोस्तों को भी चेतावनी दे देता है कि इन लोगों को बाहर निकलने बिल्कुल ना दिया जाए। वो रास्ते इतने खतरनाक थे कि पैर फिसलते उन जबकि जान जा सकती थी, इसलिए सभी तेजी से एक दूसरे का साथ देते हुए वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोबोल्ड्स की गिनती तो खत्म ही नहीं हो रही थी। जाइंट कोबोल्ड की लाल आंखें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो उनको मार ही डालेगा, और उसका निशाना सिर्फ हारूहिरो पर होता है। वो तो रेंटा ने उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया, लेकिन अचानक दौड़ते वक्त रेंटा का हाथ छूटता है और सीधे नीचे जा गिरता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। हारूहिरो को रेंटा की चिंता थी, लेकिन एक लीडर होने के नाते अपनी टीम को बचाने भी उसकी जिम्मेदारी थी। हारूहिरो सबको बाहर आकर बताता है कि वो रेंटा को बाहर नहीं ला पाया, लेकिन अगर उन्होंने रेंटा को बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी हार होगी। और अच्छी बात तो यह है कि रेंटा को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। 4th फ्लोर पर भी कोबोल्ड्स ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। रेंटा डेड स्पॉट की ओर अपनी तलवार करता है और कहता है, आज तेरी जिंदगी का सबसे अनलक्की दिन है, क्योंकि तू मेरे हाथों मरने वाला है। अगर हिम्मत है तो अकेला। रेंटा इस वक्त काफी गुस्से में था और वो डटकर मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार था। फिर हम देखते हैं कि रेंटा कोबोल्ड से बचने के लिए एक अजीब सी जगह छुप जाता है, जहाँ पर कई सारे बड़े बड़े सुअर जैसे क्रिएचर से उसे घेरा हुआ था। रेंटा अपने जादू का इस्तेमाल करता है और डीमन को बुलाता है, लेकिन ये डीमन तो एक कार्टून निकला जो अपना नाम कैटरपिलर बताता है। रेंटा को तो लगा था कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन कैटरपिलर ने बोला कि तुम्हारी पहले से तुम्हारी हालत है, तुम्हारे मर जाना ही ठीक है। वहीं मैरी हारूहिरो को इलाज कर रही होती है। हारूहिरो ने कहा, हम सब एक साथ अंदर आए थे और एक साथ ही बाहर जाएंगे। तभी यूमी कहती है, जब भी रेंटा मुझे कमज़ोर कहता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तो उसे बचाने के लिए जाना भी नहीं चाहती, लेकिन हम एक टीम है और एक टीम में कोई भी आपका पर्सनल दुश्मन नहीं होता। मैं समझ सकती हूँ कि रेंटा इस वक्त ऐसा महसूस कर रहा होगा। जिसके बाद हम एक कोबोल्ड को देखते हैं जो कि रेंटा की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो आगे गया रेंटा ने अपना हथियार उसकी चेस्ट के आर पार कर दिया, जिससे वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। लेकिन उसका दोस्त भी वहाँ पर था, जो कि रेंटा के लिए खतरा हो सकता था, और जैसे ही उसने रेंटा को बाहर झाँकते हुए देखा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। रेंटा बेचारा लंगड़ाते हुए किसी तरीके से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, और तभी उसके दोस्तों की नज़र उस पर पड़ जाती है। वो एक खुली जगह बने झोंपड़ी के अंदर घुस जाता है। उसे लगा था कि यहाँ पर वो सुरक्षित है, लेकिन अचानक डार्क स्पॉटेड कोबोल्ड उसे ढूंढ निकालता है और उसे झोंपड़ी समेत चकनाचूर कर देता है। रेंटा बेचारे किसी भी तरह लंगड़ाती हुई हालत में वहाँ से भागने लगता है। इसी बीच यूमी ने उस मास्टर कोबोल्ड की आंख फोड़ डाली और हारूहिरो रेंटा को बचाने के लिए आ गया। लेकिन इसी बीच कई सारे कोबोल्ड्स उन सबको घेर लेते हैं, जिसके पलटवार के लिए वो सब पहले से ही तैयार थे। यूमी लगातार अपनी एरोस से उस ब्लैक स्पॉट को घायल कर रही थी। अचानक जब कई सारे कोबोल्ड्स एक साथ उनके साथ आए तो शिहोरू अपने मैजिक से उन्हें चकमा देकर भाग जाती है, जिससे उन सबको रेंटा को हील करने का टाइम मिल गया। यूमी ने रेंटा की आंखों में आंसू देखकर कहा, तुम रो रहे हो? तुम्हें यकीन नहीं था ना कि हम तुम्हें बचाने आएंगे? ऐसा नहीं है बेवकूफ लड़की, तुम मेरी हालत तो देखो एक बार, कमजोर कहीं की, कमजोर कमजोर कमजोर। इसी बीच मैरी उसका मुंह पकड़ती है और कहती है, जब मैं तुम्हें हील कर रही हूँ
तो चुपचाप करके बैठो। इसी बीच ओटाना लौटने का वक्त भी हो चला था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि रास्ते में उन्हें कोई खतरा नहीं मिलने का। ऊपर की ओर चढ़ते टाइम हारुहिरो याद दिलाता है, मुझे हर मुश्किल टाइम में हनाटो की याद आती है। वो हमेशा हम सबको अपलिफ्ट करता था। एक लीडर को अपनी टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होना चाहिए, जैसे मुझे अभी सीखना बाकी है। किसी तरह वो सब चेन की मदद से ऊपर की ओर चढ़ाते हैं। अब मैरी कुछ देर तक अपना मैजिक यूज नहीं कर पाएगी, उसे थोड़ी देर शांति में मेडिटेट करने की जरूरत है। और शिहुरु भी काफी थक चुकी थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि उन्हें रास्ते में दुश्मन नहीं मिलने वाला था। अचानक ब्लैक स्पॉट का बच्चा उनके सामने टपक पड़ता है, जिस पर शिहुरु का मैजिक भी इस बार काम नहीं आया, और इस बार तो उनके पास भागने का भी मौका नहीं था। हारुहिरो जानता था कि अगर सबको भागना है तो किसी एक को यहाँ पर रुकना पड़ेगा, और उस ब्लैक स्पॉट को लेकर वो नीचे गिर पड़ता है। जब मैरी नीचे जाने लगी तो रेंटा ने उसे रोकते हुए कहा, बेवकूफ मत बनो लड़की। मैरी उसकी मदद करने के लिए रो रही थी, क्योंकि सभी को लगा कि हारुहिरो नीचे गिरकर मर चुका है, लेकिन रेंटा लगातार उसका नाम पुकारता रहा। दरअसल हारुहिरो काफी ज्यादा घायल हो चुका था और उसका हाथ भी टूट चुका था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह अपना चाकू को दोबारा उठाता है और उस ब्लैक हेड का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। ये हारुहिरो के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। वो मन से जीत चुका था और हार बिल्कुल नहीं मानने वाला था। तभी अचानक उसके सामने फिर से वही ग्रीन एनर्जी फील्ड आ जाता है, जहाँ पर बाकी सारी चीजें स्लो हो जाती हैं, और शायद यही मौका था जहाँ पर हारुहिरो आगे बढ़कर हमला कर सकता था। वो एक बड़ी जंप लेता है और उस ब्लैक हेड के ऑरा को काटते हुए सीधे उसकी आंख को निशाना बनाता है। लेकिन ये आखिरी बार नहीं था। उसने दुश्मन के ही हथियार को तोड़कर दुश्मन पर ही इस्तेमाल किया और वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर बाद जब हारुहिरो की आंखें खुलती हैं तो उसके सामने मैरी होती है। उसे लगा कि वो स्वर्ग में आ चुका है, लेकिन ये मैरी यहाँ पर क्या कर रही है। मैरी उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। हारू ने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, हाल बाहर सभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और अपने दोस्त को वापस जिंदा देखकर सभी की आंखों में चमक आती है। जब हारुहिरो ने पूछा कि उस ब्लैक स्पॉट का क्या हुआ, तो रेंटा उसकी तरफ पैसों से भरा थैला फेंकता है और कहता है, उसको छोड़ो, ये देखो अब हम कितने अमीर हैं, और वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। हारुहिरो को तो लगा था कि वो कल का सूरज भी नहीं देख पाएगा, लेकिन ये उनकी जर्नी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी। मैरी उसका लॉकेट सही करके उसके गले में डाल देती है। शाम को कैफे में ये फैसला सुनाया जाता है कि हारुहिरो और उसकी टीम को नई दुनिया में भेजा जाएगा। रेंजी भी उनकी क्लैन की काफ़ी तारीफ करता है, जो कि पहली बार था। और आखिर में हारुहिरो हनाटो की कब्र पर जाकर उसका शुक्रिया अदा करता है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।